अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, एमसीक्यू सीरीज नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक एमसीक्यू सीरीज नंबर 1 में करवा चुका हूँ आप लोग को, 20 एमसीक्यू सॉल्व करवाई थी मैंने। अब ये आदम जी कोचिंग सेंटर के अंदर 20 एमसीक्यूज जो इस पे दफ़ा कॉम्प्रिहेंसिव में आई थी वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी तरह मजीद कुछ पेपर्स हैं, उनके एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। जो है आपके जो बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे वो सब इससे कवर हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो एमसीक्यू नंबर 1 है, इसमें आपके पास ये फर्स्ट टू एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 से है, मैपल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो देखें, इसमें फर्स्ट एमसीक्यू में बोला है एवरी कमांड इन मैपल मस्ट एंड विद। अब देखें, कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 से, तो उसमें मैंने बताया था कि आप जो भी कमांड को एंड करोगे तो उसमें सेमी कॉलन अप्लाई करोगे। सही है। तो सेमी कॉलन इज द राइट आंसर। आपको याद होगा कि हम कोई भी कमांड लिखते थे तो उसके आखिर में हम लाजमी सेमी कॉलन लगा देते हैं। सही। तो इसमें जस्ट आपको ये कमांड बतानी थी कि कमांड के एंड में हम क्या यूज करते हैं, तो सेमी कॉलन अप्लाई करते हैं। सेकेंड एमसीक्यू भी चैप्टर नंबर 1 से ही है। इसमें आपसे कहा गया है कि वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं। देखिए, आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है ना, इसमें हम सब यूज करेंगे। सही है। लेकिन इसके अलावा भी जो है आप अगर क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 में, तो उस टाइम एक टर्मिनोलॉजी थी, वो मैंने आपसे कहा था कि अगर वो यूज़ होगी तब भी हम जो है इसमें वेरिएबल को इंसर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी ऑप्शंस के अंदर जो हैंगे हमारे पास, पहला ऑप्शन सब है, दूसरा दूसरा है एस बी पी, तीसरा है एस यू बी एस, और फोर्थ है सिंप्लीफाई। तो बेटा सब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे अगर हमारे पास जो है वेरिएबल को इंसर्ट करना होगा। थर्ड एमसीक्यू की तरफ आ जाइए। थर्ड एमसीक्यू के अंदर जो है आपसे हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में आपसे मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, और इसको इन्होंने दिया है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन टू। अब देखें, तीनों के यानी जो ये इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से मैं मजीद दो एमसीक्यू और बता रहा हूँ। देखिए, अगर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन टू जो लिखा हुआ है ये गिवन होगा, तो ये साइन एच एक्स के इक्वल होगा। सही है। लेकिन अगर यहाँ आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन टू लिखा होगा, तो प्लस साइन की वजह से ये कॉस हो जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, यानी सिंपली साइन और कॉस को आपने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 10 के इक्वल हो जाएगा। सही। लेकिन जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो सी रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो माइनस साइन मौजूद है, तो इसलिए इसका आंसर साइन एच एक्स के इक्वल है। ये बेटा आपके पास जो है 10 एच एक्स के इक्वल होगा, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और प्लस साइन की मौजूदगी की वजह से कॉस एच एक्स हो जाएगा। सही। और अगर माइनस साइन मौजूद होगा तो ये साइन एच एक्स के इक्वल होगा। तो ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है। सही, इसे अपने पास नोट कर लीजिएगा। अच्छा, नंबर 4 एमसीक्यू देखें। नंबर 4 एमसीक्यू के अंदर जो आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ये मैंने आपको बताया था, बायनोमियल एक्सप्रेशन अगर गिवन हो, फर्स्ट टर्म 1 गिवन हो और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल नजर आ रहा हो आपको, और ये अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो ये ई के इक्वल होता है। सही। तो ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू के अंदर द डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, और आगे जो कंडीशन दी हुई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है ए लेस देन जीरो। अब अमूमन होता क्या है कि ये कंडीशन देखे बगैर जस्ट हम ए एक्स को डेरिवेट करने लग जाते हैं। तो अगर हम ए एक्स को डेरिवेट करेंगे ना, कोई कंडीशन कोई गिवन ना हो, तो उसका जवाब तो हमारे पास है ए एक्स एल एन है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ये। लेकिन जो कंडीशन दी हुई है ना, ये आपको रीड करना जरूरी है एमसीक्यू के अंदर। अब इसमें लिखा हुआ है ए लेस देन जीरो, और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि नेचुरल लॉगरिथम या लॉगरिथम नेगेटिव नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता। आप कैलकुलेटर यूज करें और कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग के साथ कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे -2 लिख दीजिए। आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको मैथ एरर देगा वो। रीजन ये है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कंडीशन जो दी हुई है को पूरा रीड करना जरूरी है। तो द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स के बाद जो लिखा हुआ है ना कि ए लेस देन जीरो, तो इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो डज नॉट एग्जिस्ट इज अ राइट आंसर। तो काइंडली जो है ना, इन तमाम चीजों को जो है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ध्यान में रखिएगा। सिक्स देखें, सिक्स के अंदर आपके पास है द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स इज।
अब देखें दो डिफरेंट हमारे पास फंक्शन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक 10x है और एक जो cot x है, और इन्होंने कहा कि cot x के रिस्पेक्ट से 10x को डेरिवेट करना है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आप सपोज कर लीजिए कि जिसको हमें डेरिवेट करना है 10 को, उसको u सपोज कर लीजिए, और जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है उसे v कह दीजिए। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, अब 10x को डेरिवेट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, सही है। ये हमारे पास du की वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा कि जिसके रिस्पेक्ट से, क्योंकि cot x के रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेट करना है, तो उसे भी कोई वेरिएबल मान लीजिए v मान लीजिए, और cot x, अब देखें dv अपॉन dx निकालेंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, सही। अब हमें, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 10x को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू cot x, तो आपने du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाल दिया है। अब इसको किस तरतीब देंगे, क्योंकि हमें 10x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना, cot x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है, तो इट मींस cot x को नीचे रखना पड़ेगा, और cot को हमने रिप्रेजेंट किया है v से। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। du अपॉन dx जो है वो sec स्क्वायर x के इक्वल है, और dv अपॉन dx जो है माइनस cosec स्क्वायर x के इक्वल है। यहाँ थोड़ा सा जो है ना, ये मैं अभी फिलहाल इस हिस्से को रब कर देता हूँ, सही। अच्छा, अब आपने देखो ये dx से dx हमारे पास कैंसिल हो गया, तो du अपॉन dx हो गया, du अपॉन dv हो गया, और du अपॉन dv मैं यहाँ लिख देता हूँ, du अपॉन dv। u आप जानते हो 10x के बराबर है, और v जो हमारे पास cot x के बराबर है। तो हमें यही इन्होंने कहा था कि 10x को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू cot x, तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा, सही। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपने सिंपली जो है 10x यानी u और du अपॉन dv की जगह पे sec स्क्वायर और अपॉन माइनस cosec स्क्वायर रह गया था ना, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो बेसिक यानी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर। तो sec स्क्वायर x जो है वो होता है 1/cos स्क्वायर x के इक्वल, और माइनस cosec स्क्वायर x जो है, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में है तो मैं भी डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस साइन मौजूद है, और cosec स्क्वायर x हो जाएगा हमारे पास 1/sin स्क्वायर x। अब जैसे ही आप ये डिवाइड कर सकेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, तो इस वैल्यू को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और बेटा ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास माइनस टेन स्क्वायर एक्स आंसर आ जाएगा। देखो इसमें सारे स्टेप्स इसलिए मैंने फॉलो करवाए हैं ताकि अगर वहाँ कोई भी इस टाइप का एमसीक्यू आए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डेरिवेट करना है। देखो एक तो नॉर्मल तरीका होता है जिसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना होता है, तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना होगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने बताया है। आपने क्या करना होगा, सिंपली u और v सपोज करके सॉल्व कर लीजिए, और देन उसके बाद जो तरीका बताया है इसको फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह कोई भी एमसीक्यू इस तरह का आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट देखें आपके पास पार्ट 7 आपसे कहा है कि अगर कोई फंक्शन है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट जो है एक्जैक्टली जीरो के बराबर आ जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा, उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे, सही है। रीजन ये है कि हमारे पास अगर एक्जैक्टली जीरो के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा, सही है। मैक्सिमम या मिनिमम नहीं कहलाएगा, जस्ट स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8 पार्ट के अंदर जो है इन्होंने हमसे इंटीग्रल साइन नजर आ रहा है आपको, सही है, और फंक्शन की पावर n है, और इन्होंने कहा है कि फंक्शन का डेरिवेट भी मौजूद है, तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब देखिए आमतौर पे होगा क्या कि जब स्टूडेंट, मैं पहले थोड़ा रब कर दूं इसको, हाँ। अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो जल्दी से इसको देखेगा, भाई फंक्शन की पावर नजर आ रही है और उसका डेरिवेट भी मौजूद है, तो कौन सा सेन में सवाल आएगा यानी आंसर आएगा ये वाला, कि फंक्शन ऑफ एक्स n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। लेकिन अगर टेक्निकल लिहाज से देखेंगे तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने n दिया हुआ है यानी पावर नेगेटिव है। याद रखिएगा अगर n की पावर -1 होगी ना तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, ये लॉग के इक्वल होगा, यानी कि नेचुरल लॉग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल होगा, सही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया है जिसमें आपके पास कंडीशन जो है, ये 5th पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कंडीशन जो है रीड करना जरूरी था। इसमें a<0 दिया था, उसकी मैं ट्रिक बताइए। इसी तरह 8 पार्ट के अंदर इन्होंने n जो है पावर -1 दी है। याद रखिएगा इंटीग्रेशन में जो हम पावर बेस फॉर्मूला लगाते हैं वो हर पावर में लगा सकते हैं सिवाय -1 के। तो -1 को देखते साथ ही आप पावर बेस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसमें नेचुरल ऑफ फंक्शन एक्स प्लस सी ही इसका आंसर होगा। अच्छा 9 देखिए, 9 तो बहुत इजी है, इसमें एक्सटेंशियल के ऊपर 10x दिया हुआ है, सही है, और इसके बराबर में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हमें इंटीग्रेट करना है। तो याद रखिएगा इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन
जिसको आपने माना है उसका डेरिवेट होना चाहिए। अगर डेरिवेट होगा तो फिर हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेटा 10x को डेरिवेट करते हैं तो इत्तेफाक की बात है सेक स्क्वायर एक्स ही आता है। तो मतलब ये है कि हमें जस्ट एक्सपोनेंशियल 10x ही लिख देना है और उसके साथ प्लस ही लगा देना है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है दूसरे नंबर पे ऑप्शन नजर आ रहा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 10th एमसीक्यू के अंदर आपको रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी हम पढ़ते हैं लेकिन अब पी दिया हुआ है। अब देखिए जो अल्फाबेट दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। आपको सिर्फ रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो ये लिखवाया था स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ सी जो कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या है पी। तो मतलब यहाँ पी लगा देंगे तो अब देखेंगे ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस पी। तो ये आपके ऑप्शन डी जो है वो हमें नजर आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही है, बहुत ही मिक्स और मिलते जुलते हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं तो इसमें बहुत ध्यान से आपको सोच समझ के जो है मार्किंग करनी है। 11 को देख लेते हैं। 11 के अंदर हमारे पास क्या है। अच्छा 11 के अंदर हमें एसेंट्रिसिटी दी हुई है और एसेंट्रिसिटी देने के बाद कहा है कि कौन सा कॉनिक का जिक्र हो रहा है। तो देखो एसेंट्रिसिटी जो है वो 3/2 है। 3/2 अंडरस्टूड बात है, ये ग्रेटर देन 1 है, सही है ना। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास हाइपरबोला है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड एक एमसीक्यू लाजमी आएगी। टोटल 4 एसेंट्रिसिटी याद रखिएगा, E0, E1, E ग्रेटर देन 1 और बिटवीन 0 to 1। तो बेटा ये 0 जो है ये सर्कल है, 1 जो है पैराबोला है, ग्रेटर देन 1 जो है आपके पास हाइपरबोला है और बिटवीन 0 to 1 ये इलिप्स है। ये आपने 4 बातें याद रख लेनी है, एक एमसीक्यू लाजमी इसमें से बनेगा। सेकंड सॉरी 12 नंबर पे देखें सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। सबसे पहले तो देखिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए। तो इलिप्स या हाइपरबोला दोनों की लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला सेम है, तो 2b² अपॉन a। अब देखो इसमें उन्होंने लगा सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है हाफ। मतलब इसको हमें हाफ कर देना है, 2b² अपॉन a का आधा क्या होगा b² अपॉन a। तो बेटा b² अपॉन a जो है हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस लेटेस्ट टर्म के फॉर्मूले को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है भाई। सेमी का मतलब हाफ होता है, तो ये 2b² अपॉन a। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ तो b² अपॉन a बचेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। सही, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की थी, उन्होंने डायरेक्ट 2b² अपॉन a फॉर्मूला लिख दिया था। नेक्स्ट देखें 13 में आपके पास जो है एक वेक्टर दिया हुआ है, फंक्शन वेक्टर आई जे की फॉर्म में गिवन है फंक्शन और आपको कहा है कि इसका डेरिवेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आपको ये t² i जो नजर आ रहा है इसको हम जब डेरिवेट करेंगे तो 2ti और माइनस साइन, उसके बाद e2tj इसको अभी डेरिवेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल को डेरिवेट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ही आता है, लेकिन उसकी पावर में अगर सिंपल एक्स ना हो तो उसको फर्दर डेरिवेट भी करना पड़ता है। तो एक्सपोनेंशियल 2t यानी 2t को डेरिवेट करेंगे तो 2 आएगा और एक्सपोनेंशियल 2t एज इट इज आएगा और j आपके पास आ जाएगा। अब ये ऑप्शन देखें कहाँ नजर आ रहा है आपको। तो ऑप्शन 1 जो है 2ti माइनस 2e2tj, तफा के बाद फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन में देखो 2 नजर नहीं आ रहा आपको, यहाँ मिस नजर आ रहा है। सही है, ये बज़ाहिर जो है सेम नजर आ रहा है लेकिन इसमें टी का फैक्टर ऐड हो गया तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया, सेकंड भी गलत ऑप्शन है और फोर्थ को तो खैर छोड़ ही दें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 14 में देखें, 14 में यह है कि द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू लाइन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, जब परपेंडिकुलर, ठीक है, दो लाइंस के बारे में बात करूंगा मैं। एक लाइन होती है पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट और एक होता है परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब दोनों में शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए। पैरेलल लाइन में जो है ना एक्स और वाई दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे या उसके मल्टीपल होंगे। मतलब ये कि पैरेलल लाइन अगर मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर आपको मैं कहता हूँ कि ये पैरेलल लाइन बनाइए तो दूसरी लाइन भी 3x प्लस 2y, कॉन्स्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, -3 + 6 कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो है ये पैरेलल लाइन के अंदर या तो x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट सेम होगा, इसका मल्टीपल होगा। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर में क्या करना होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को शफल करना होता है और साइन को अपोजिट करना होता है। अब देखें किससे जिक्र करना है आपको, ये देख लें। देखो हमारे पास 2x प्लस 3y लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टेंट नंबर को छोड़ दीजिए। आपने करना है क्या, सबसे पहले 2 को भेज देना है y के पास और 3 को भेज देना है x के पास। अब ऐसा ऑप्शन देखो कि 3x और 2y कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो ये ऑप्शन कट गया, आपके पास ये ऑप्शन भी कट गया, आपके पास ये ऑप्शन भी कट गया, आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचता है फोर्थ ऑप्शन। ये आंसर आ चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। सबसे पहला काम क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को एक्सचेंज किया आपने, 3 को एक्स के पास ले गए और 2 को आप वाई के पास ले गए, आप देख सकते हो। सही है।
कांस्टेंट नंबर क्या है फिर बोलना, उससे कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरा आपको y की साइन चेंज कर देनी है, यानी इधर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा इसका हमारे पास ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो परपेंडिकुलर में आपको एक्सचेंज कर देना है कोफिशिएंट को, एक्सचेंज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये शॉर्ट ट्रिक है, सही है। और देन आखिर में जो है वाई की साइन चेंज कर देंगे। 15 में आ जाए। 15 में आपके पास जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसमें डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक है डिग्री और एक है ऑर्डर, एक है डिग्री और एक है ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके पास डेरिवेट जो है यानी डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन डी वाई जो भी लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है आपको। अब जो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स फिलहाल लिख रहा हूं मैं, सही है, ये बेटा ऑर्डर कहलाता है। यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगी ना तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर। लेकिन अगर डिग्री की बात की जाएगी तो डिग्री में मतलब ये होता है कि आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स यानी हाईएस्ट पावर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर क्या है। तो आप इसमें ये पॉइंट इस तरह से लिखें, पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कहते हैं ऑर्डर, और उसकी भी पावर को यानी कितने टाइम्स वाई उसे हम कहते हैं डिग्री। अब देखें इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स ये और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ये, अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है। अब इसका हमारे पास ऑर्डर होगा वो 2 होगा, सही है। लेकिन हमें क्योंकि डिग्री बोला है तो डिग्री निकालने के लिए ये है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की दफा आ रहा है तो प्लस की होल पावर क्या भी नजर आ रही है 1, तो 1 इज द राइट आंसर। ये फिर बोल रहा हूँ तो गौर से सुन लीजिए आप लोग, डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस रखिएगा। ऑर्डर की जब बात होती है तो उसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की हाईएस्ट पावर जो भी होगी ना, 3 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है या 4 लिखी हुई है, उसको हम कहेंगे ऑर्डर। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 dy क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6 इक्वल टू 0, सही है। और एक हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 dy क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब पावर 4 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब देखें इस दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली इक्वेशन जो है हमारे पास इसकी डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है 3, तो ऑर्डर इसका आ गया 3, ऑर्डर हमारे पास आ गया 3। और इत्तेफाक की बात है कि जो सेकंड इक्वेशन जो लिखी है मैंने उसमें भी ऑर्डर हमारे पास क्या है 3, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर हमें 3 नजर आ रही है। लेकिन डिग्री अब देखो क्या फर्क आएगा। डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मुझे देखना है कि हाईएस्ट पावर वाला जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है। तो देखो इसकी होल पावर हमें कुछ नजर नहीं आ रही तो उसका मतलब 1, तो डिग्री 1 होगी। और इसमें हमें पावर 4 दिखाई दे रही है तो मतलब है इसकी डिग्री 4 होगी। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा आप लोग, उम्मीद है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए हमारे पास इसका 1 आंसर आया। अच्छा 16 को देखें। 16 में आपके पास एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा 16 में ये मैं थोड़ा कर दूं मिक्स थोड़ा सारा। अच्छा 16 का देखें, आपको 16 में आपसे कहा गया है कि अ फंक्शन cot 3x अपॉन 4y इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अब आपको इन्होंने कह दिया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसकी डिग्री बताइए। तो आपको मैंने बताया था कि होमोजीनियस फंक्शन तलाश करने के लिए आप x और y को रिप्लेस कर देते हो xt और yt से। तो ये हो जाएगा हमारे पास cot 3xt अपॉन 4yt, सही। और उसके बाद आपके पास ये cot और ये t से t कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सही है। इसको अभी फिलहाल यहाँ दिखा देते हैं हम। और ये 3x अपॉन 4y, टी से टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या वापस से वही फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टी की पावर क्या हो गई 0, तो 0 इज द राइट आंसर। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखना था, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर लेके चले, हाँ यहाँ सही। सही, अब हमारे पास इसका 0 आंसर होगा, सही, क्योंकि हमारे पास इसमें टी से टी कैंसिल हो गया। तो डिग्री जो है हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन की वो 0 आ रही है। 7 देखें। 7 में आपसे कहा गया है कि न्यूटन रेफसन मेथड फेल्स व्हेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बिकम्स। अब देखो न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना तो बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि आप x1 निकाल रहे हैं तो x नॉट प्लस फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव माइनस है सॉरी, और फंक्शन ऑफ x नॉट, सही ये है। अब आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास डेरिवेट मौजूद है और डेरिवेट का आंसर कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला न्यूटन रेफसन मेथड कब फेल होता है, जब फेल होगा जब इसका डेरिवेट जो है हमारे पास जीरो के बराबर होगा, सही है। क्योंकि अगर डेरिवेट का आंसर जीरो आ गया
तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 18 जो है इसमें बोला है द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल न्यूमेरिकली। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इन्होंने फास्टेस्ट मेथड बोला है। वैसे तो ये एमसीक्यू जो है समझ में नहीं आया कि क्यों बना के दिया है, लेकिन बहरहाल इसमें सिम्पसन मेथड जो है ये भी एक फास्टेस्ट है, और ट्रेपेजॉइडल मेथड ये भी फास्टेस्ट ही है। तो बोथ ए एंड बी को ही हम मार्क करेंगे, सही है, बोथ ए एंड बी। अच्छा, सिम्पसन 3 रूल जो है ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आपके पास ये ट्रेपेजॉइड रूल और सिम्पसन 1/3 रूल, इन दोनों को मैं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन ये बहरहाल एमसीक्यू ऐसी है कि इसको हम इतना नजर में नहीं रखेंगे। 19 देखें, 19 में आपसे कहा गया है इफ P इज द पॉइंट ऑन कॉनिक। एक कॉनिक है, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ कॉनिक है, अभी मैं इलिप्स ड्रॉ के तौर पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी ये कंफर्म अभी करेंगे, सही है। और F और F बार जो है फोसाए हैं, ये F हो गया और ये F बार हो गया, ये फोसाए। अच्छा, इन्होंने कहा था सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पी एफ। अब पी एफ और पी एफ बार, इनके डिस्टेंस को अगर हम सम करें और सम करने के बाद कांस्टेंट आंसर आए तो कौन कौन सा होगा, तो भाई वो इलिप्स होगा हमारे पास। अगर इनके डिस्टेंस को सम अप करने के बाद आप यहाँ से कोई पॉइंट ले लीजिए, सही है, आप यहाँ और यहाँ रखें, या कोई एक पॉइंट पी यहाँ ले लीजिए आप, सही है, इस पॉइंट से इस एफ तक का या इस एफ बार तक का। अब इनके डिस्टेंस को सम अप करते चले जाएंगे ना, तो हमेशा आपको हर डिस्टेंस का सम जो है वो कांस्टेंट नजर आएगा, तो ये इलिप्स की खासियत होती है। और 20 के अंदर आपके पास है कि इन्होंने कहा है कि अ लाइन इज सीकेंट टू द सर्कल इफ डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर इज। अगर अगर लाइन जो है सीकेंट लाइन है, तो उसका सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा। अब देखो, सबसे पहले तो आपको सेकेंड लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कि सर्कल को आर पार करते हुए गुजर रही हो। अब इन्होंने सेंटर से डिस्टेंस बोला है, तो याद रखिएगा कि अगर सर्कल नॉर्मल है, सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं सर्कमफ्रेंस तक का, तो ये रेडियस कहलाता है, सही है। सेकंड लाइन है तो अंडरस्टूड बात है, ये रेडियस से क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि एक्चुअल रेडियस तो हमारे पास ये हो सकता था, लेकिन ये पूरा नहीं है, इतना हिस्सा तो हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास इतना हिस्सा मौजूद है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस से कम होगा। तो लेस देन रेडियस जो है हमारे पास आंसर होगा, लेस देन रेडियस। अब लेस देन रेडियस हमारे पास जो है, इसमें जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है, अब डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस से कम होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है हमारे पास सही आंसर है, ये लेस देन रेडियस। तो ये आपका जो है ना सारे एमसीक्यूज थे, 20 एमसीक्यूज आदमजी पेपर से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, और ये तमाम एमसीक्यूज के साथ मैं लॉजिक्स भी बता रहा हूँ, ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज फर्दर नज़र आए आपको कहीं भी, तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़।